हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त ये कपिल मुंडोतिया और आज हम सीखेंगे इंडियाज़ 21 यानी कि फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, हम इसको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इन डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। कहीं आप सोचें कि हम बिल्कुल डीप के अंदर इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा जो इंडियाज़ 21 है वो कंप्लीट हो जाए और हम अपने एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसको बना सके। ठीक है, तो ये इस इंडेक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ दो पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट जो डील करेगा वो करेगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से, और जो दूसरा पार्ट डील करेगा वो करेगा फॉरेन ऑपरेशन से। क्या कहा मैंने? इस इंडेक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स, सेकेंड वन इज़ फॉरेन ऑपरेशंस। अब इस इंडेक्स के अंदर कुछ टाइप्स दिए हैं करेंसी के। कौन कौन से टाइप्स है सर? पहला है फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी एंड द प्रेजेंटेशन करेंसी। क्या हमें इन सब को पढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट वी विल ओनली डिस्कस हियर द फंक्शनल करेंसी बिकॉज इट इज़ रेलिवेंट फॉर द एग्ज़ाम्स। अब बोलता है मीनिंग क्या है फंक्शनल करेंसी का। तो करेंसी इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स इट्स बिजनेस अंडर द लीगल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड कैरीज एक्टिविटीज सच एज सेल, परचेस एटसेट्रा। कहता है कोई भी बिजनेस एंटिटी जिस करेंसी के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, चाहे वो लीगल इन्वायरमेंट में हो या किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल करेंसी। यानी कि जो फंक्शन को परफॉर्म करना है ना, एक एंटिटी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को जिस भी करेंसी के अंदर ऑपरेट करेगी वही फंक्शनल करेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे कि सर कि ये फंक्शनल करेंसी है या नहीं है? क्या कहा मैंने? हम पहचानेंगे कैसे कि सर ये फंक्शनल करेंसी है या नहीं है? सर पहचानने की क्या ज़रूरत है? जिसमें करेगी ट्रांजैक्शन वही फंक्शनल करेंसी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज़ कोई इंडियन कंपनी है और उसके पास में वो इंडियन रुपीस में भी कर सकती है ऑपरेशंस को, और वो डॉलर में भी कर सकती है, पाउंड में भी कर सकती है ना। मोर देन 2 करेंसीज का यूज़ कर रही है, तो उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है कि हम किसको कंसिडर करेंगे फंक्शनल करेंसी। ठीक है, अब बोलता है कि आइडेंटिफिकेशंस के लिए ना कुछ फैक्टर्स के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये फैक्टर्स दो तरीके के हैं, एक प्राइमरी फैक्टर और दूसरा है एडिशनल फैक्टर। क्या कहा मैंने? प्राइमरी फैक्टर और दूसरा है एडिशनल फैक्टर। तो प्राइमरी फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आई? बोलता है प्राइमरी फैक्टर के अंदर आप ये चीज़ देखो कि कोई भी ऐसा प्राइस जो आपके गुड्स और सर्विसेज के सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। क्या कहा मैंने? कोई भी ऐसा प्राइस या कोई भी ऐसी करेंसी जो आपके गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को यानी कि सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस करे, वही क्या हो जाएगी? प्राइमरी फैक्टर में पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बोलता है जो आपके कंपटीटर के गुड्स और सर्विसेज के सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। और तीसरा बोलता है ऐसा प्राइस विच इन्फ्लुएंस द आवर इनपुट कॉस्ट। यानी कि अगर आपके पास में कोई ऐसा प्राइस है, ऐसी करेंसी है जो हमारे खुद के गुड्स और सर्विसेज को इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर कंपटीटर के गुड्स और सर्विसेज को इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर जिस करेंसी के अंदर आप रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी है, यानी कि पहले हमने प्राइमरी फैक्टर्स देख लिए। ठीक है, अब एडिशनल फैक्टर्स में क्या बोलता है? ऐसी करेंसी जिसमें आपको मेजर रिसिप्ट्स हो रही है। क्या बोला मैंने? एक ऐसी करेंसी जिसमें आपको मेजर रिसिप्ट्स हो रही है, या फिर ऐसी करेंसी जिसके अंदर आप अपने फंड्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी फैक्टर्स में आ जाएगा। यानी कि आपने क्या करना है, आपको एक केस स्टडी दी हुई होगी, उस केस स्टडी को आप पढ़ेंगे और उसमें आप चेक करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे प्राइमरी फैक्टर्स का, एक देख लेंगे सेकेंडरी फैक्टर्स का। क्या सर दोनों निकालना ज़रूरी है? नहीं, पहले आप प्राइमरी फैक्टर्स को देखो। तो प्राइमरी में बोला था जो मेरे गुड्स और सर्विसेज को इम्पैक्ट करेगी, जो सामने वाले कंपटीटर के सेल प्राइस ऑफ गुड्स को और उसको इम्पैक्ट करेगी, और तीसरा था जो मेरे खुद के रॉ मटेरियल को यानी कि इनपुट कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगी। ये तीन चीज़ें जिस भी करेंसी में हो रही है वही आपकी फंक्शनल करेंसी है। मान लो इन तीनों में कोई भी पॉइंट नहीं मिला आपको, तो आप अब जाएंगे सेकेंडरी
या एडिशनल फैक्टर्स में। और उसमें आपको दो चीज़ें देखनी है, जिसमें आपको मेजर रिसिप्ट्स हो रही है अपनी कंपनी में, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के लिए, या फिर ऐसी करेंसी जिसमें आप अपने फंड्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तब आप सेकेंडरी फैक्टर के दोनों पॉइंट्स को देखेंगे। और जो भी करेंसी इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर देगी वो फंक्शनल करेंसी है। हमने शुरू में ही कहा था कि इस इंडेक्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, दूसरा है फॉरेन ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन ऑपरेशंस की। अब ऑपरेशंस का मतलब क्या, फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब क्या, बोलता है इट इंक्लूड्स ब्रांचेस, एसोसिएट्स, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एटसेट्रा। यानी कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना एक कंपनी के, अगर आपके पास कंपोनेंट है तो वो आपकी फॉरेन ऑपरेशन है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस फॉरेन ऑपरेशन आर एक्सटेंशन ऑफ आवर एंटिटी, यानी कि रिपोर्टिंग एंटिटी के एक्सटेंशन है या नहीं। क्या कहा, सबसे पहले तो आप चेक करो कि जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उस कंपनी के पास में कोई फॉरेन ऑपरेशंस है या नहीं है। तो आपने देख लिया कि हाँ भाई इसकी जॉइंट वेंचर है, तो आपको समझ में आ गया। ये सब्सिडरी है या एसोसिएट है, तो आपको समझ में आ गया कि फॉरेन ऑपरेशन तो है। अब अगला स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपको ये चेक करना है कि जो फॉरेन ऑपरेशन है वो क्या हमारी एंटिटी की एक्सटेंशन है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो जो फंक्शनल करेंसी मेरी होगी ना, मेरी कंपनी की होगी ओरिजिनल वाले की, वही फंक्शनल करेंसी उस ऑपरेशन की भी मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सटेंशन नहीं है तो वी हैव टू अगेन चेक द primary and the secondary factor to determine the functional currency of the extension। यानी कि अगर वो मेरा एक्सटेंशन नहीं है तो मैं अपना जो फॉरेन ऑपरेशन है ना उसकी फंक्शनल करेंसी के लिए फिर से प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर्स को देखूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने एक वर्ड यूज़ करा एक्सटेंशन, कि अगर फॉरेन ऑपरेशन मेरी कंपनी की एक्सटेंशन हो तो हम देखेंगे फंक्शनल करेंसी सेम होगी या नहीं होगी। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है, तो देखो एक्सटेंशन का मतलब ये है कि व्हेन द एंटिटी कैरिड आउट ट्रांजैक्शन विद द फॉरेन ऑपरेशन इन हाई वैल्यू। कहता है एक एंटिटी को, एक फॉरेन ऑपरेशन को एक्सटेंशन तभी कहा जाएगा जब वो दो कंडीशंस को पूरा कर दे। क्या कर दे, दो कंडीशंस को पूरा कर दे। अब ये दो कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन बोलता है या तो मैं अपनी एंटिटी, जो मेरी एंटिटी है वो मेरे फॉरेन ऑपरेशन के साथ में हाई वैल्यू के अंदर ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। दूसरा ये बोलता है तुम मुझे रिस्क और रिटर्न दो, मैं तुम्हें तुम्हारे डेप्ट रीपे करने में हेल्प करूँगा। यानी कि मैं बोलूँगा भैया तुम मेरे फॉरेन ऑपरेशन हो, तुम मुझे रिस्क दे दो और हाई रिटर्न्स दो, ठीक है। बदले में जो तुम लोन लोगे ना उसको चुकाने में मैं मदद कर दूँगा तुम्हारी, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो वो जो सामने वाली फॉरेन ऑपरेशन है वो आपकी एंटिटी की एक्सटेंशन कहलाएगी। अगर वो एक्सटेंशन बन गई तो मेरी फंक्शनल करेंसी और उसकी फंक्शनल करेंसी सेम हो जाएगी, अदरवाइज़ हमें फिर से प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर देखने पड़ेंगे। अब कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा फॉरेन ऑपरेशंस का, तो कहता है कि जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द क्लोजिंग रेट। यानी कि क्लोजिंग रेट पर आपको एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। और जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, शुड बी रिकॉग्नाइज एट द एक्चुअल रेट, बट इन द एब्सेंस वी कैन यूज़ द एवरेज रेट। मैं आपको सिंपल सा कहना चाहूँगा, एसेट लाइबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट यूज़ करना, और प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी चीज़ें आती है उन सब के लिए अगर स्पेसिफाइड रेट दिया हुआ तो वही यूज़ करना, अदरवाइज़ एवरेज रेट का यूज़ कर लेना, ठीक है। और अदर रिमेनिंग थिंग्स के लिए एक्चुअल रेट यूज़ कर लेना, जैसे कैपिटल तो उसके लिए कोई रेट नहीं होगा, ठीक है, तो आप एक्चुअल रेट यूज़ कर सकते हैं। अब एक नोट है, बोलता है जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, ठीक है, यानी कि एसेट और लाइबिलिटी जब आप कर दोगे जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, है ना। ये ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हम नॉर्मली फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी बात करते हैं कि अगर
कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में तो उसका इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, तो कहता है वो आपको करना है स्पॉट रेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में, यानी कि इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा स्पॉट रेट पे होगा। लेकिन जो सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो उसमें कुछ कैटेगरीज है। अगर आइटम मॉनेटरी आइटम है देन यूज़ क्लोजिंग रेट, अगर मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी उस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। यानी कि मॉनेटरी आइटम के केस में आपको क्लोजिंग रेट लेना है, ठीक है। तो अगर आइटम नॉन मॉनेटरी है तो उसको वैल्यू करना है आपको कॉस्ट पे, किस पे, कॉस्ट पे, और देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड, यानी कि जो भी चेंज होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको कंसीडर मत करना। क्या समझ में आया सर? सर ये चीज़ समझ में आई, इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा स्पॉट रेट पे अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हो रही है तो। मॉनेटरी आइटम है तो आपको क्लोजिंग रेट पे लेना है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है कॉस्ट पे वैल्यू करो और जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको इग्नोर कर दो। इफ़ इट इज़ वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हैं तो जो भी डिफरेंस आएगा ना शुड बी आइदर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर OCI पे, ओनली इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन। वैसे यानी कि अगर फेयर वैल्यू पे आपने मेज़र करा तो जो भी डिफरेंस आएगा या तो उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन के वजह से डिफरेंस आया तो आप उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, OCI में। तो यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स 21 है, कौन सा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, वो कंप्लीट होता है एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ, ठीक है। ये इन डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ताकि आप बेसिकली आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा।